प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का 13वां पार्ट स्वामी की दादी, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, स्वामी की दादी। तो इस पाठ में स्वामीनाथन और उनकी दादी के बारे में बताया गया है। स्वामीनाथन अपने दादी के पास बैठकर कहानी सुनते थे और वे भी विभिन्न तरह की बातें सुनाया करते थे अपने दोस्तों के बारे में, और उनकी बहादुरी का किस्सा भी दादी को सुनाया करते थे। तो यही सब इस पाठ में दिया गया है। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। तो इसमें बताया जा रहा है कि बैठक किसको कहते हैं? जो ड्राइंग रूम होता है, जिसको हॉल रूम कहते हैं। तो हॉल रूम और भोजन कक्ष मतलब किचन जो होता है, हॉल और किचन के बीच एक रूम था जो कि कम हवादार था, उसमें हवा कम आती थी। अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी मतलब बंद सी कोठरी थी और अंधेरा अंधेरा रूम रहता था, उतनी लाइट उसमें नहीं आती थी। तो स्वामीनाथन की दादी उसमें ही रहा करती थी, और स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। तो उस रूम में दादी का सारा सामान भी रहता था। उनका क्या-क्या सामान था? तो उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में कोई कठिन नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि स्वामीनाथन की दादी के पास कौन-कौन सा सामान था। तो 5 दरी था, दरी जो बिछाने वाला चादर के जैसा होता है। तो 5 दरी था, 3 चादर था और 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर था। मतलब उनका जो है बिस्तर जो था, जिसको गद्देदार बिस्तर होता है, तो इस तरह 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर था और पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा था। उनका जो बक्सा था वह किस चीज़ से बना था? पटसन के रेशे जो तैयार किया जाता है, उससे बना हुआ एक बक्सा था, और लकड़ी का एक छोटा बक्सा, और उनके पास एक लकड़ी का भी छोटा-सा बक्सा था, जिसमें बक्से में क्या-क्या सामान रहता था? तांबे के सिक्के रहते थे, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो यह सब दादी के बॉक्स में रखा रहता था। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो स्वामीनाथन को दादी बहुत अच्छी लगती थी। तो वे क्या करते थे? स्वामीनाथन जब भोजन खा लेते थे रात को, खाना खाने के बाद दादी के रूम में चले जाते थे और उनके गोद में सिर रख कर के सो जाते थे। और वहाँ पर जो लौंग इलायची वाला जो उनका बॉक्स था, उसमें से खुशबू आती रहती थी लौंग इलायची का। तो स्वामीनाथन को बहुत ही अच्छा लगता था और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। मतलब दादी अगर है तो उनको कोई चीज़ का डर नहीं लगता था कि सब कुछ उनके सामने है, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितना ऊंचा चीज है, कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहली दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। तो देखिए किस तरह से जो है स्वामीनाथन जो है अपनी दादी को कोई कहानी सुना रहा है, अपने दोस्त के साथ जो कोई घटना घटी थी इसके बारे में बता रहा है। बहुत ही प्रसन्नता से बोला कि दादी तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। तो मतलब राजम जो है, राजम नाम का एक लड़का था, वो बहुत ही पढ़ने में भी तेज था और बहुत ही बहादुर था। उसके बारे में बता रहा है कि उसने दादी को राजम और मणि की पहली दुश्मनी, मतलब राजम और मणि नाम का कोई एक लड़का है जो सबसे पहले उसको दुश्मनी हो गया था दोनों में, और फिर क्या हुआ, बाद में दोस्ती हो गया। तो यह सब राजम और मणि की दोस्ती दुश्मनी की कहानी किसको बताने लगा? दादी को बताने लगा।
फिर बोलता है, तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला। तो स्वामीनाथन बोला अपनी दादी को कि मालूम है दादी, उसके पास क्या है, सचमुच की पुलिस की वर्दी है। जो पुलिस लोग वर्दी पहनते हैं ना, ड्रेस, उस तरह का ड्रेस उसके पास, राजम के पास है। तो दादी बोलती है, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। दादी कह रही है कि पुलिस की वर्दी क्यों पहनता है? तो इस पर ये बोलता है स्वामीनाथन कि उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। तो राजम के पिता के बारे में स्वामीनाथन जी बता रहे हैं कि उनके पिता क्या हैं, पुलिस अधीक्षक हैं और यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा। अब दादी बोलती है कि सच में, तब तो उसका बहुत बड़ा दफ्तर होगा। उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनाने शुरू कर दी जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। तो क्या हुआ, जब राजम की कहानी स्वामीनाथन जी सुना रहे हैं, उसी समय क्या होता है, दादी अपना कहानी स्टार्ट कर देती है, शुरू कर देती है कि उनके दादाजी जो थे सब मजिस्ट्रेट थे और काफ़ी रौबदार थे। कौन? स्वामीनाथन के दादाजी क्या थे? रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे और उनके दफ्तर में जो पुलिस रहते थे वो भी उनके डर से कांपते रहते थे और खूंखार से खूंखार डाकू जो होते हैं वो भी उनसे डरते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। अब स्वामीनाथन सोच रहा है कि कब मेरी दादी यह सब बात खत्म करेगी ताकि मैं भी अपने दोस्त की कहानी उनको सुनाऊंगा। लेकिन दादी तो बस बोलती ही जा रही थी। तो क्या हुआ, लेकिन दादी बोलती ही गई, उधर भटकती हुई अलग-अलग समय पर घटी घटनाओं का गड्डमड करती हुई। मतलब क्या हुआ, दादी एक कहानी के बाद दूसरी कहानी, गड्डमड मतलब एक दूसरे से मिलती हुई कोई और चीज़ बीच-बीच में बोलती रह गई, अलग-अलग तरह की कहानियाँ। और स्वामीनाथन सोचने लगे कि दादी कब अपनी बात खत्म करेगी ताकि मैं भी कुछ बता सकूँ। बस काफ़ी है दादी। अब स्वामीनाथन जी बोल रहे हैं कि बस काफ़ी है दादी। उसने रूखे स्वर में कहा। मतलब उसको लग रहा था कि मैं अपनी कहानी सुनाऊँ, लेकिन दादी अपना सुना रही थी। तो बोल रहे हैं कि दादी बस हो गया। अब थोड़ा-सा रूखे स्वर, मतलब गुस्सा वाले, हल्का गुस्सा स्वर में ऐसा बोला, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे ना, है ना? दादी ने पूछा। तो अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। राजन बोल रहा है कि अ, सारे नंबर नहीं, उसको कितना नंबर मिलता है? 100 में से 90 नंबर मिलता है। तो दादी बोलती है, चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लाने चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादा कभी-कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। तो अब दादी फिर से कहानी सुना रही है दादाजी के बारे में। वो बता रही है कि तुम्हारे जो दादाजी इस तरह से उत्तर लिखते थे कि जो एग्जामिनर होते हैं, वो भी जब चेक करते थे कॉपी तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक़्त लेते थे। मतलब वक़्त तो ज़्यादा लेते थे, लेकिन बहुत ही लाजवाब आंसर देते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी-कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। अब दादी बता रही है कि उनका जो जवाब, इतना शानदार जवाब देते थे तुम्हारे दादाजी कि अध्यापक उनको कितना नंबर दे देते थे? 200 नंबर दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। अब बता रही हैं कि जब तुम्हारे दादाजी को मेडल मिला था, तो उस मेडल को मैं पहनती थी और बहुत दिनों तक मैं पहनती रही और पता नहीं कब मैं उतार दी, याद भी नहीं है। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। अब दादी कह रही, हाँ, अब मुझे याद आया कि जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई, नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। अब बता रही, उनको याद थोड़ा कम आ रहा है, फिर बता रही है कि नहीं, नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिताजी जब पैदा हुए तब मैं उस मेडल को उतारी थी। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था।
अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। अब फिर से बता रही हैं कि नहीं, नहीं तुम्हारे पिताजी नहीं, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी, तब उस मेडल को मैं उतार दी थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और वह बेवकूफ़ ने क्या की, उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। बता रही है कि क्या किए, मैं उस मेडल को तुम्हारी बुआ को दे दी, क्योंकि वह सोना का मेडल था। और वह क्या की, बेवकूफ़ निकली। वह क्या की, उसको गलवा डाली। मतलब होता है ना, सोनार के पास, ज्वेलर्स के पास आप जब जाएंगे तो सोना को क्या करता है, वो लोग गलाकर अलग अलग चीज़ बनाता है, जो आपको ज़रूरत चाहिए, चूड़ी अगर चाहिए या गला में चेन कोई बना लेते हैं, कोई कान में पहनने वाला बनाते हैं। तो वो क्या की, मेडल को गलवा करके चूड़ियाँ बना ली, और फिर वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ की। मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और दादी को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मेडल को तो संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन वह लड़की जो थी बेवकूफ़ निकल गई बुआ, और वो क्या की, सुनार के पास जा कर के चूड़ियाँ बनवा ली। तो उसको महामूर्ख कह रही है उसकी दादी। अब बस करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? अब बता रहे हैं कि यह सब कहानी सुनकर उसको ऊब आ रही थी, स्वामीनाथन जी को। तो स्वामीनाथन जी कह रहे हैं कि बस अब बस करो, अब जो बात तुम बोली, अब मुझे बोलने दो, और तुम बेकार की जो पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती हो? हाँ, हाँ, बोलो। अब दादी बोल रही है, हाँ, हाँ, बोलो। दादी कह रही है, जब राजम छोटा-सा लड़का था, तो उसने, दादी को बोल रहा है स्वामीनाथन, कि जब राजम छोटा-सा लड़का था तो क्या किया था? शेर को मार डाला था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है, दादी बोल रही है। तो राजम बोल रहा है, तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन जी बोल रहे हैं कि तुमको विश्वास नहीं होता होगा कि राजम ने इतना बड़ा बहादुरी का काम किया है कि उसने शेर को मार डाला। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डेरा डाले हुए थे। अब स्वामीनाथन जी सुना रहे हैं कि यह घटना किस तरह से घटी। तो बता रहे हैं कि राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे, और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने क्या किया, राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। तो अब राजम बता रहा है कि किस तरह से अब स्वामीनाथन बता रहा है कि राजम किस तरह से शेर को मारा था। तो एक दिन क्या किया था, अपने पिता के साथ जंगल में सो रहा था, और उसी समय क्या हुआ, 2 शेर वहाँ पर आ गया अचानक से। एक तो क्या किया, उनके पिताजी को गिरा दिया, और दूसरा जो है राजम का पीछा करने लगा। तो राजम क्या किया, झाड़ी में छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। तो दादी बोलती है, दादी को बोल रहा है, दादी क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। दादी बोल रही है कि नहीं बेटा, मैं सुन रही हूँ। तो अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। तो देखिए, यहाँ पर दादी जो है नींद में सो रही थी, तो यहाँ तो एक ही शेर झपटा था राजम के ऊपर, और एक जो शेर था वो उनके पिता के ऊपर, पिता को जी को गिरा दिया था। लेकिन दादी जो है नींद में थी, आधी नींद में थी, इसलिए बताई कि 2 शेर आए थे। तो यह बात स्वामीनाथन जी को बुरा लगा। तो स्वामीनाथन के गलत जवाब से चिढ़ गया। अब स्वामीनाथन जी को लगा कि दादी को मेरा कोई कहानी सुनने में मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ, और तुम नींद में न जाने क्या-क्या उल-जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब दादी को बता रहा है कि मैं इतना इम्पोर्टेंट चीज़ तुमको बता रहा हूँ, और तुम जो है उल-जलूल जो है बेमतलब की कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती हो। अब बता रहे हैं कि हो सकता है तुमको राजम पसंद नहीं हो। तो दादी बोलती है, नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने विश्वास से कहा।
उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। अब स्वामीनाथन बहुत खुश हो गया। उनको लगा कि सचमुच में दादी जो है, दादी को राजम बहुत प्यारा लगा होगा, इसलिए तो दादी बोल रही है। दूसरे ही क्षण उनके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ, मतलब कुछ शक भी हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। तो बता रहे हैं स्वामीनाथन जी कि तुमको लग रहा है कि मैं जो शेर वाली कहानी सुनाया हूँ, यह सचमुच का नहीं हुआ होगा। तो दादी बोल रही है कि मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। तो उसने यह भी कहा कि जो उसे झूठा कहेगा राजन उसको क्या करेगा, गोली मार देगा। तो इस तरह से चेतावनी के तौर पर जो है स्वामीनाथन जी अपनी दादी को बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो बच्चे हैं। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया। अब थोड़ी ही देर के बाद दादी जो है हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी। और तो हरिश्चंद्र जानते होंगे, राजा हरिश्चंद्र जो थे, तो उनके बारे में कहानी सुनाने लगे कि वे जो है सत्य का पालन करते थे, कभी जीवन में झूठ नहीं बोले थे, और यहाँ तक कि अपना सिंहासन, जो उनका राजा का सिंहासन मिला था, और पत्नी बच्चे को भी सत्य बोलने के लिए वो सत्य पर अडिग थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी उनको खोना पड़ा, बच्चे को भी खोना पड़ा, और राजा जो बने हुए थे, सिंहासन जो उनको मिला हुआ था, वह भी खोना पड़ा। तो यह सब बात जो है दादी बता रही है कि किस तरह हरिश्चंद्र जी को यह सब करना पड़ा, और अंत में उसे सब कुछ वापस भी मिल गया, क्योंकि सच सच होता है। तो उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगे। तो इस तरह से दादी कहानी सुना ही रही थी, तब तक क्या हुआ, स्वामीनाथन जी को नींद आ गई, वो खर्राटे लेने लगे। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो जब तक दादी को नींद नहीं आई, तब तक तो दादी बोलती रही, और उसके बाद दादी भी सो गई। तो देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से स्वामीनाथन जी और दादी दोनों सो रहे हैं। तो इनके राइटर कौन है, R.K. नारायण हैं, और अनुवाद किया गया है मस्तराम कपूर जी, इनको अनुवाद किए हैं। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।